गुड आफ्टरनून बच्चों। आई एम प्रोफेसर मानसी, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैं लूंगी लॉ। ओके बच्चों, बिफोर आई स्टार्ट अप विद द लेक्चर मैं आपको बता दूं, आप मुझसे बात कर सकते हो या तो इंटरएक्टिविटी से, दैट इज बाय रेजिंग हैंड इन फ्रंट ऑफ योर पीसी। पीसी के सामने हैंड रेज करना तो मैं आपसे बात कर लूंगी, या तो चैट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस वगैरह डाल देना। आई विल बी आंसरिंग द क्वेश्चंस। ओके, नाउ लेट मी बिगिन विद लॉ। सबसे पहले नॉर्मली स्टूडेंट्स को लगता है लॉ काफी बोरिंग है। बच्चों, आप ऐसी थिंकिंग के साथ कोई भी सब्जेक्ट शुरू नहीं कर सकते। लॉ काफी इंटरेस्टिंग है अगर आप प्रोविजन ठीक से समझोगे तो। आपको लॉ रट्टा नहीं मारना, आप रट्टा मारोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आपको लॉ को अच्छे से समझना है। अगर आप अच्छे से समझोगे और पढ़ते रहोगे, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में प्रोविजंस आ जाएंगे। एंड डोंट वरी, हम एग्जाम क्वेश्चंस भी करेंगे, कैसे पूछा जाएगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। और आपको कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको किस तरह से आंसर करना है। कई बार ऐसा होता है बच्चों, आपको सब कुछ आता है लेकिन लिखना कैसे है, वो एक बड़ा सा क्वेश्चन रहता है। लेकिन प्रेजेंट कैसे करना है, आपको क्या याद रखना है, क्या याद नहीं रखोगे तो चलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डोंट वरी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। अब आपके पास आई होप नोट्स पहुंच चुकी है ईच एंड एवरी सेंटर। यस, ओके रतलाम, आप प्लीज बात कर लीजिए। नोट्स सबके पास आ चुकी है, रतलाम आपके पास नहीं है, प्लीज चेक। ओके, भिवंडी आपके पास भी नहीं है तो आप चेक कर लीजिए। ओके बच्चों, कोई बात नहीं, आपको मिल जाएगा। भिवंडी आप और रतलाम आप प्लीज पूछिए फ्रेंचाइजी ओनर से, वहां पे उनके पास होना चाहिए। वी हैव सेंड द नोट्स। ओके बच्चों, शुरुआत करते हैं लॉ। यहाँ पे दिस इज कमिंग एज योर पेपर 2 इन योर फर्स्ट ग्रुप। ये फर्स्ट ग्रुप आपको क्लियर करना है आर्टिकलशिप की शुरुआत करने के लिए। दिस इज पेपर नंबर 2। लेकिन बच्चों, पेपर का नाम सिर्फ लॉ नहीं है, इट इज लॉ, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली ये आता है 100 मार्क का। अनलाइक योर सीपीटी, सीपीटी में आपको लॉ सिर्फ 40 मार्क्स का था और वहां पे, अच्छा भिवंडी कोई बात नहीं, ठीक है। सीपीटी में लॉ आपका सिर्फ 40 मार्क्स का था और वहां पे काफी सारे एमसीक्यूज थे आपको हेल्प करने के लिए। लेकिन बच्चों, ये अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको ये प्रॉपर थ्योरी पेपर लिखना पड़ेगा। अब ये 100 मार्क का हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, आउट ऑफ 100 मार्क्स फर्स्ट 30 मार्क्स बच्चों आपका है बिजनेस लॉ। और इस बिजनेस लॉ में हम 5 एक्ट्स पढ़ेंगे, 5 एक्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्ट जो है दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपका फेवरेट, सीपीटी में भी था ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बट डोंट वरी, आई विल बी टेकिंग अप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फुल्ली प्रॉपरली। तो ये आज हम शुरू करेंगे। दूसरा चैप्टर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। थर्ड वन पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। फोर्थ वन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, कॉमनली इसे ईपीएफ एक्ट बोला जाता है। एंड द फिफ्थ वन इज पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट।
बच्चों लेकिन एक बात है, ये 5 एक्ट्स आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 30 मार्क्स के लिए, राउंड अबाउट 30 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट 30 मार्क्स बच्चों आप पढ़ोगे अबाउट कंपनी लॉ, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कंपनी लॉ में जाहिर सी बात है आप एक ही एक्ट पढ़ोगे दैट इज कंपनीज एक्ट, लेकिन लेटेस्ट वाला 2013। उसके बाद the next 20 marks you are having is business ethics, and the last 20 marks you are having is business communication. बच्चों I want you to write all this in your notebook. बच्चों I'll tell you the full form. Indian Contract Act, Negotiable Instruments Act, Payment of Bonus Act, ये बड़ा वाला है एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, and fifth one payment of gratuity act. Are you done बच्चों? ओके बच्चों, शुरुआत करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। अब दो चीजें तो आपको पता है बच्चों, आप कोई भी एक्ट पढ़ोगे, टू थिंग्स यू शुड बी नोइंग, फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन डेट एंड सेकेंड इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। अब ये दोनों चीज आपने सीपीटी में पढ़ी है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। दिस एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? परफेक्ट, 1 सितंबर 1872। Secondly, it is applicable to whole of India except Jammu and Kashmir, except Jammu and Kashmir. अब आप लोग सोचते होंगे तभी भी कि क्यों it is not applicable to Jammu and Kashmir। बच्चों अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
उसमें आर्टिकल नंबर 370 में लिखा गया है, अगर किसी को भी जम्मू एंड कश्मीर एक्ट स्टेट पे कोई एक्ट एप्लीकेबल करना है, फर्स्ट यू नीड टू टेक द परमिशन ऑफ दैट गवर्नमेंट. इफ दे से यस, then it is applicable, otherwise it is not applicable. तो जहां जहां पे परमिशन मिली है वहां पे it is applicable, जहां पे परमिशन नहीं मिली है there it is not applicable. यहाँ पे it is not applicable. So it is applicable to whole of India except Jammu and Kashmir. बच्चों ये एक्ट 1872 का बनाया हुआ है, one of the oldest acts. एंड आपको तो पता है उस जमाने में ब्रिटिशर्स थे, तो ये जो एक्ट है we have derived it from English law. बच्चों जब मैं इंग्लिश लॉ की बात करती हूँ, it does not mean अमेरिका का लॉ. American law is different, that is US का law. But when I say England English law, that means England का law. So we have derived our law from English law, Britishers का law. And therefore हम इस एक्ट में बहुत सारे केस लॉज पढ़ेंगे, जो इंडियन केस लॉज भी है और जो इंग्लिश केस लॉज भी है. Yes, it will be mixture of both. Now you tell me बच्चों, this act is about what? This act is about what? Contracts, perfect. Ujjain says agreement, Ajmer says agreement, Vapi says parties. No my dear students, it is about a contract. कोई बोलेगा मैम हमने तो अग्रीमेंट बोला, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट तो एक ही होता है. नहीं बच्चों, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ही बड़ा फर्क है. आई टेल यू व्हाट इज द फर्क. सबसे पहले लेट मी टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट. ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है. अब सवाल ये उठता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है. अगर मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट क्या है ऐसा पूछूं तो आपके दिमाग में एक ही पॉइंट आएगा कि ये अग्रीमेंट है. करेक्ट, बट सिर्फ अग्रीमेंट नहीं है बच्चों. इट इज एन अग्रीमेंट विच इज enforceable by law. Perfect, very good. But what exactly is this enforceable by law? अब अगर मैं आपको पूछूं कि बच्चों अग्रीमेंट का मतलब क्या है, तो आपके दिमाग में वो ग्रीनिश कलर का स्टैम्प पेपर आता है, यस, जिसमें पार्टी साइन करते हैं, विटनेस साइन करते हैं वगैरह वगैरह, उसे अग्रीमेंट बोलते हैं. ठीक है बच्चों, नॉर्मल लैंग्वेज में अग्रीमेंट उसे बोला जाता है, बट लॉ के लैंग्वेज में व्हाट इज एन अग्रीमेंट? ओके, अग्रीमेंट आपने ऐसा कुछ सीपीटी में पढ़ा होगा, promises और set of promises forming consideration for each other, ऐसा कुछ पढ़ा होगा. यहाँ पे सेम ही है, बट देन वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स लीगल लैंग्वेज था. सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले तो अग्रीमेंट इज नथिंग बट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. करेक्ट वापी एंड अगेन उदयपुर, एवरीवन इज करेक्ट. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. आपने ऑफर किया, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, मतलब दोनों एक दूसरे की बात से सहमत है, दोनों एक दूसरे की बात से अग्री करते हैं, इसलिए उनके बीच जो है वो अग्रीमेंट बन चुका है. बच्चों एक मस्त एग्जांपल पेश है यहाँ पे. ए, मिस्टर ए जाता है डॉन के पास और ए डॉन को बोलता है कि मैं तुझे सुपारी देता हूं 5 लाख की, उसके सामने तू बी का खून कर. अगर हम प्रोविजंस अप्लाई करेंगे बच्चों, ये सुपारी का ऑफर दिया गया है डॉन को और डॉन ने इस ऑफर को एक्सेप्ट भी किया है, तो दिस इज ऑफर प्लस दिस इज एन एक्सेप्टेंस. तो अगर हम ये पॉइंट देखें, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, देयरफॉर इसे हम अग्रीमेंट बोलेंगे. एज पर द डेफिनेशन ये अग्रीमेंट बन चुका है. लेकिन बच्चों ये जो डॉन है दादा, वो शाना है. डॉन ने क्या किया? डॉन ने पैसे ले लिए लेकिन किसी का खून नहीं किया. क्या ए डॉन को कोर्ट लेके जा सकता है और उस पर केस कर सकता है? ऑफ कोर्स नो, ऑब्वियसली नो. तो ये अग्रीमेंट तो है बट इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ. इफ इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, देयरफॉर ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है. इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों. I'll write the example here. Let's say Jay and Veeru. They do not need any introduction. सबको पता है Jay and Veeru best friends. Best friends. Jay Veeru को बोलता है कल मेरे घर पे डिनर at 8 PM.
वीरू बोलता है ठीक है मैं आऊंगा। तो अगर यहाँ पे देखे तो ये भी ऑफर है, दिस इज एन एक्सेप्टेंस, एंड देयरफॉर अगर पॉइंट देखे तो ये अग्रीमेंट भी है। लेकिन बच्चों जिस दिन का डिनर था वीरू ने लास्ट मोमेंट पे बैकआउट कर दिया और बोल दिया सॉरी यार मैं नहीं आ सकता, मुझे और कोई जरूरी काम है। तो जय इज एंग्री नाउ, टेल मी कैन जय टेक वीरू टू द कोर्ट, यस और नो? ऑब्वियसली नो। मतलब ये अग्रीमेंट तो है लेकिन इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, देयरफॉर अपने पॉइंट के हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। अब एक लास्ट एग्जांपल, ए ने बी को एक घर ऑफर किया। बच्चों ये जैसा भी दिखे मैं अज्यूम कर रही हूं कि ये घर है, इग्नोर माई ड्राइंग प्लीज। ए इज ऑफरिंग हिज हाउस टू बी एंड बी बोलता है ठीक है मैं ये घर के 40 लाख देने के लिए तैयार हूं। तो ये भी ऑफर है, ये भी एक्सेप्टेंस है, तो ऑब्वियसली ये अग्रीमेंट है। लेकिन यहाँ पे इन दिस केस बी ने घर तो ले लिया लेकिन पैसे नहीं दिए। क्या ए बी को कोर्ट लेके जा सकता है? यस, तो ये अग्रीमेंट भी है प्लस इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, देयरफॉर इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब बच्चों मैं देख रही हूँ, यस आई सी आपको कितना समझा है कितना नहीं। मुझे एक बात बताओ, क्या ये अग्रीमेंट है? आई एम नॉट आस्किंग यू लीगल या इलीगल, मेरा क्वेश्चन सिंपल है, क्या ये अग्रीमेंट है? परफेक्ट। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। क्या ये अग्रीमेंट है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। क्या ये अग्रीमेंट है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? यस। बच्चों फिर एक मस्त वाला स्टार पॉइंट जो आपको याद रखना है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। वाह वाह, एक और बार पेश है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। आर यू क्लियर विद दिस? Perfect. See now, yo, many of you might be having a good knowledge about all this. आपने सीपीडी में बहुत अच्छे से किया है, लेकिन बच्चों मैं अज्यूम नहीं कर सकती कि आपको सब कुछ याद है और पता है, इसलिए आई एम डूइंग एज इफ यू डोंट नो। यस, नाउ प्लीज सी द नोट्स देयर। भिवंडी कोई बात नहीं, वहां पे सिर्फ मैं यहाँ पे सिर्फ देखने वाली हूँ, आपके लिए मैं पढ़ भी लूंगी। आपके पास नोट्स है, पेज नंबर 1, उसमें देखिए सबसे पहले यूनिट 1 जो है वो बैकग्राउंड है, उसमें इंट्रोडक्शन डेट है, एप्लीकेबिलिटी है वगैरह वगैरह, फिर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोला है, उसके बाद अग्रीमेंट के बारे में बोला है, और उसके बाद बच्चों देखो अग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस दिया है, उसके नीचे कुछ दिया है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। प्लीज हाईलाइट दैट। एंड बच्चों ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी एक्ट करोगे, फिर वो कंपनीज एक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो या कोई और एक्ट हो, आप कोई भी एक्ट पढ़ोगे सेक्शन 1 इज ऑलवेज एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। ये जो स्टेटमेंट हमने बोला एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ये कोई ना कोई सेक्शन में तो लिखा है, इट हैज बीन गिवन इन सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ एवरी एक्ट इज द डेफिनेशन। ये जो हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन ही है, दिस हैज बीन गिवन इन सेक्शन 2। सिमिलरली अग्रीमेंट भी एक डेफिनेशन ही दिया है, इट हैज बीन गिवन इन सेक्शन 2। लेकिन बच्चों यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन H, अग्रीमेंट हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन E। बच्चों एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप सीए बनोगे आपको ये जरूर काम आएगा। इसे सेक्शन 2H प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा, इसे सेक्शन 2 सब सेक्शन H प्रोनाउंस किया जाएगा। बच्चों एग्जाम में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सीए बनोगे और क्लाइंट के सामने अगर इसको 2H बोला तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन H।
This will also be pronounced as section 2 subsection A. Perfect. हमेशा याद रखो subsection small letter में and it is always in bracket. So it is section 2 subsection A. बच्चों इसे कैसे प्रोनाउंस करोगे आप? आई नो अभी आपका प्रोनाउंसिएशन तो मैं नहीं सुन सकती, लेकिन आप लिख के बता दो. अमेंडमेंट अजमेर नहीं, ए का मतलब अमेंडमेंट नहीं होता. इसे आप सेक्शन 2A प्रोनाउंस करोगे, वेरएज इसे आप सेक्शन 2 सबसेक्शन A प्रोनाउंस करोगे. फिर आप अगर कोई भी बुक पढ़ोगे तो इसके आगे भी कुछ लिखा होता है, इसे बोला जाता है क्लॉज. तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? सेक्शन 2 सबसेक्शन A क्लॉज 5 सब क्लॉज 1. आई विल रिपीट, सेक्शन 2 सबसेक्शन A क्लॉज 5 सब क्लॉज 1. अब ये तो सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का है, बट ऑफ कोर्स आपको इतना कुछ तो याद नहीं रखना है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन आपको याद रखना पड़ेगा कि कैसे प्रोनाउंस किया जाता है. ठीक है बच्चों, अभी आपके पास एक काफी अच्छा आइडिया आ चुका है कि इस चैप्टर में हम क्या करेंगे. यस उज्जैन, आपने अच्छा सवाल पूछा है मुझे. उन्होंने पूछा है कि सब क्लॉज के आगे भी है क्या. पैराग्राफ्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, डिपेंड करता है क्या लॉ है, सेक्शन है या शेड्यूल है, उस पर डिपेंड करता है. पैराग्राफ भी होते हैं, सो दे राइट इट इन इटैलिक पैरा, तो इट इज जस्ट अ पैरा. ओके नाउ बच्चों, अगर आपको समझ में आया तो ऐसा होगा, सबसे पहले ऑफर आया, उसके बाद एक्सेप्टेंस हुआ, उसके बाद ये बन गया है अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, देयरफॉर इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट अच्छा बनने के लिए सबसे पहले ऑफर अच्छी होनी चाहिए. उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ऑफर का मतलब क्या है. बच्चों ऑफर हैज बीन डिफाइंड, डेफिनेशन में कौन सा सेक्शन आएगा? परफेक्ट, सेक्शन 2. सेक्शन 2 सबसेक्शन A is defining what is an offer. लेकिन बच्चों ऑफर में आप सिर्फ डेफिनेशन नहीं पढ़ने वाले, आप ऑफर में 4 चीजें पढ़ोगे. सबसे पहले है डेफिनेशन, उसके बाद आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद आएंगे टाइप्स ऑफ ऑफर, उसके बाद आएंगे लैप्स ऑफ ऑफर. अब डेफिनेशन, अगर मैं आपको, मुझे आप लीगल डेफिनेशन मत बताओ बच्चों, मुझे अगर मैं आपको सीधा मतलब ही पूछूं कि बच्चों ऑफर का मतलब क्या है, तो आप क्या बोलोगे? डोंट टेल मी अ विलिंगनेस टू डू और सम. यस करेक्ट, प्रपोजल. सीधी बात है पूछना. यस प्रपोजल, सिंपल. बट बच्चों लॉ के पास, लॉ की एक बुरी आदत है, वो सीधे चीज को कॉम्प्लिकेट करके आपके सामने यहाँ पे रखते हैं. गवर्नमेंट, व्हाट इज दिस? रतलाम. रतलाम, यू हैव आंसर्ड, इट इज इन्विटेशन. नो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑफर इज नॉट इन्विटेशन. इनफैक्ट उसमें इन्विटेशन टू ऑफर करके एक पॉइंट भी है. एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर. तो बाकी सबने सही बोला है कि ऑफर इज नथिंग बट प्रपोजल. ठीक है, यहाँ पे भयंकर डेफिनेशन है बच्चों. मैं आपको ऐसे एक ब्रेथ में डेफिनेशन बोल देती हूँ. व्हेन अ पर्सन signifies to other person his willingness to do something or abstain from doing something with an order to get an assent, it is known as offer. मतलब सिंपल है, पूछना कि भाई आपको चाहिए कि नहीं. लेकिन मैंने आपको बोला है सीधी बात को घुमा फिरा के कॉम्प्लिकेट करके डेफिनेशन बनाते हैं. लेकिन बच्चों सीपीटी के पास, सीपीटी में तो आपके पास एमसीक्यू थे, फटाफट देख के आपको पता चल जाता है. लेकिन आईपीसीसी में तो सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको. दैट मीन्स आपको ये डेफिनेशन भी याद रखनी पड़ेगी. बट डोंट वरी, ऐसी जो भयंकर डेफिनेशंस है हम क्या करेंगे, उस डेफिनेशंस को तोड़ देंगे और तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा समझेंगे. अगर थोड़ा थोड़ा समझ गए, एक साथ करके पूरी डेफिनेशन आपको याद रहेगी. आई एम वेरी श्योर इन दिस. सबसे पहले मैंने क्या बोला, यहाँ पे मुझे बताओ ऑफर कौन दे रहा है, ए या बी? ए. और क्या ऑफर कर रहा है वो, उसको क्या करना है? घर बेचना है. यस करेक्ट, घर बेचना है. तो यहाँ पे
एक को अपना घर बेचना है, वो ऐसे ही खड़ा है। एक को मन में अपना घर बेचना है लेकिन वो ऐसे ही खड़ा है, चलेगा या नहीं चलेगा बच्चों? मतलब कहना है इसे सामने वाले को बोलना पड़ेगा, उसका मन थोड़ी पड़ेगा, मतलब आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो वही तो डेफिनेशन में लिखा है, व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अदर पर्सन, सिग्निफाइज मतलब कम्युनिकेट्स, बोलता है दूसरे पर्सन को। क्या बोलता है? हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। बच्चों एक क्या विलिंग है करने के लिए, क्या करना है? एक को घर बेचना है, तो ये उसको घर बेचने का जो इंटेंशन है वो सामने वाले को बताएगा। बच्चों जरूरी नहीं है ऑफर कुछ करने के लिए हो, ऑफर कुछ नहीं करने के लिए भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए बी को बोलता है, आई विल नॉट गो टू दुबई, आई विल नॉट गो टू दुबई इफ यू गिव मी 10,000 रुपीज। तो बी बोलता है ठीक है मैं तुझे 10,000 दूंगा, और ये बोलता है मैं दुबई नहीं जाऊंगा। मतलब एक कुछ ऑफर कर रहा है, कुछ करने के लिए या नहीं करने के लिए? नहीं करने के लिए। ऐसा ऑफर चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा, परफेक्ट। औरंगाबाद और दूसरों ने बोला नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। जरूरी नहीं कि ऑफर कुछ करने के लिए ही हो, ऑफर कुछ नहीं करने के लिए भी हो सकता है। सो व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, एब्सटेन मतलब रोकना, नहीं करना, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। बच्चों टेल मी, ए को सामने क्या चाहिए बी से? आप बोलोगे पैसा। अरे बच्चों पैसा तो बात की बात है, पहले कहना है इसे ए को बी की हाँ चाहिए। He wants his acceptance first. So in order to get an assent, assent मतलब हाँ, assent मतलब positive answer. So in order to get an assent, it is known as offer. Once again, आप सब लोग वहां पे मेरे बाद रिपीट करने वाले हो तो ही याद रहेगा. Even though I can't hear you, but I can see you all. So please say, when a person signifies to other person his willingness to do something or abstain from doing something in order to get an assent, मतलब हाँ, it is known as offer. क्या आपको समझा बच्चों? एक बार मैंने बोल दिया औरंगाबाद, अब आप बोलिए। औरंगाबाद wants to repeat. बड़ा सा हाँ आया औरंगाबाद का, चलो बढ़िया है। So I hope everyone has understood the definition. अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। What are the characteristics of offer? बच्चों टेक्स्ट बुक में देख के मत आंसर करो, वो तो सबको होगा, वो तो सबको आएगा। आप खुद सोचो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अच्छा बाय द वे, हम ऑफर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए पहला स्टेप ही ऑफर है। अगर ऑफर ही वैलिड नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे वैलिड होगा? तो ऑफर वैलिड होने के लिए क्या क्या पॉइंट्स आपको सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, वो है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स। करेक्ट, जयपुर आंसर्ड इट करेक्टली, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ठीक है बच्चों, वो पॉइंट मैं लिखूंगी, बट उसके पहले मैं कुछ और लिखती हूं। इट शुड क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। जय वीरू वाले केस में दोनों दोस्त थे, अभी दोस्त ने खाने पे बुलाया, पार्टी में बुलाया, आप नहीं गए, इसमें कोई लीगल फोर्स नहीं है, सोशल ऑब्लिगेशन है। तो ऑफर वैलिड होने के लिए इट शुड क्रिएट सम लीगल ऑब्लिगेशन। बच्चों इसमें हम मस्त एक केस लॉ पढ़ने वाले हैं, और केस लॉ सुनने में आपको बड़ा मजा आएगा। केस लॉ है बैल्फर वर्सेस बैल्फर।
ऑलवेज आप केस लॉ ऐसे दो नाम देखोगे, समवन वर्सेस समवन। ये जो पहला नाम है बच्चों, वो उस व्यक्ति का है जो केस फाइल करता है, और लॉ के लैंग्वेज में उस व्यक्ति को प्लेंटिफ बोला जाता है। और दूसरी पार्टी अपने आप को बचा रही है, दूसरी पार्टी अपने आप को डिफेंड कर रही है, तो दूसरी पार्टी को बोला जाता है डिफेंडेंट। तो बताओ बच्चों, केस फाइल किसने किया इस केस में? वही उज्जैन, वही क्वेश्चन मैं आपको पूछ रही हूँ, केस फाइल किसने किया? वापी वाली मैडम तो ऐसे ऐसे कर रही है, दोनों सेम नाम है। अभी हंस रही है मैडम, ठीक है। बेल्फर इज प्लेंटिफ एंड बेल्फर इज डिफेंडेंट। बच्चों जाहिर सी बात है वो अपने खिलाफ तो केस करेगा नहीं, ये दो भाइयों का भी नहीं है, लेकिन ये है हस्बैंड एंड वाइफ का। एंड आई कैन सी अ wicked स्माइल ऑन योर फेसेस देयर। जो सो रहे थे वो सडनली जाग गए। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड इन दिस केस लॉ? सुनो, अब नाम से क्या लगता है बच्चों, इंग्लैंड का केस लॉ है या इंडियन केस लॉ है? उज्जैन ने पहले ही आंसर कर दिया, वाइफ वन द केस। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, हम पहले से नहीं ऐसे डिसाइड करेंगे। इंग्लैंड का केस लॉ है। अभी सुनो क्या हुआ, ये जो बेल्फर वर्सेस बेल्फर है, मिस्टर बेल्फर और मिसेस बेल्फर, ये दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो वो लोग बोलते हैं कि अलग रहते हैं हम। सी बच्चों, लेट मी टेल यू, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेपरेशन एंड डिवोर्स। डिवोर्स मतलब लीगली आप यू आर एंडिंग योर मैरिज। सेपरेशन मतलब लीगली यू आर स्टिल हस्बैंड एंड वाइफ, बट आप सिर्फ अलग अलग रहते हो। तो दोनों डिसाइड करते हैं हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम अलग रहते हैं। बीवी बोलती है ठीक है, मेरे खर्चों का क्या? हस्बैंड उसको बोलता है कि मैं तुझे एक्स अमाउंट दूंगा, तू मुझसे दूर रह, मैं तेरे सारे खर्चे बर्दाश्त कर लूंगा। बीवी भी बोलती है ठीक है, मेरा काम हो गया, ठीक है। तो वो दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। ये सब कुछ ओरल हुआ है, उसके बाद अलग अलग रहने लगते हैं। फॉर सम मंथ्स हस्बैंड ने जैसा प्रॉमिस किया था, उसने अमाउंट भेजा बीवी के लिए। आफ्टर सम मंथ्स मिस्टर बेल्फर ने पैसा दिया ही नहीं। मिसेस बेल्फर भड़क गई मैडम, बोलती है ऐसे थोड़ी चलेगा, आपने प्रॉमिस किया था, मुझे पैसा चाहिए। इसलिए मिसेस बेल्फर ने केस फाइल किया मिस्टर बेल्फर के खिलाफ। नाउ दो स्टूडेंट्स वर क्यूरियस, मैम बताओ ना आगे क्या हुआ? कोर्ट ने इन दोनों को भाव ही नहीं दिया, कोर्ट ने भगा दिया। ये तुम लोग के हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम है, वी हैव बेटर केसेस टू अटेंड टू। हम आपके इंटरनल झगड़े को सॉल्व करने के लिए नहीं बैठे हैं, इसलिए कोर्ट ने भगा दिया। क्यों? क्योंकि इस केस में कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था। देयर वाज नो लीगल ऑब्लिगेशन। आर यू क्लियर विद दिस? ओके, देन सेकंड वन, हियर offer should be made in this particular case. Offer should be specific, it should be certain, and it should not be vague. बच्चों, आप जो ऑफर करते हो वो बहुत क्लियर होना चाहिए, सामने वाले के दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए ने अपना घर ऑफर किया। अब ए के पास दो घर है, लेट्स से एक मुंबई में एक बैंगलोर में। ए ने सिर्फ घर ऑफर किया। ए सोचता है कि वो अपना मुंबई वाला घर बेच रहा है, बी सोचता है कि वो बैंगलोर वाला घर खरीद रहा है। दैट मीन्स ए कुछ और सोच रहा है, बी कुछ और सोच रहा है। ये क्यों हुआ? क्योंकि ए ने क्लियरली बोला ही नहीं कि वो कौन सा घर बेच रहा है। तो ऑफर वैलिड होने के लिए स्पेसिफिक होनी चाहिए, सर्टन होनी चाहिए, और वेग, वेग मतलब अनक्लियर, कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। देन ओनली इट इज गोइंग टू बी वैलिड। थर्ड वन बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उज्जैन आपने आंसर किया है कॉन्सिक्वेंस एडिडम, इट इज कंसेंसस एडिडम। लेकिन बच्चों ये कंसेंसस एडिडम यहाँ पे नहीं आता है, वो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट है। हम अभी भी ऑफर के लिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बट गुड ट्राई देयर। थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली रतलाम वाले आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्योंकि आपने मुझे इन्विटेशन बोला था।
यहाँ पे अभी भी काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं. योर ऑफर शुड बी डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर. ऑफर शुड बी डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर. अब नॉर्मली क्या है, दोनों में फर्क क्या है? इनविटेशन टू ऑफर मतलब बच्चों आप ऑफर नहीं कर रहे हो, आप इनविटेशन दे रहे हो सामने वाले को कि प्लीज आप ऑफर दो. सो इट इज एन इनविटेशन टू ऑफर. आप ऑफर देते हो और हम इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से आई वांट टू सेल दिस एंटीक. ये एक एंटीक है, काफी साल पुराना लग भी रहा है, बट ये काफी साल पुराना एंटीक है. मुझे ये ऑक्शन पे बेचना है, नीलामी करनी है. मैंने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट डाला कि एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस एंटीक इज रिक्वेस्टेड टू कम एट सो एंड सो प्लेस एट सो एंड सो टाइम. ये मैंने एडवर्टाइजमेंट डाला. आपने वो न्यूज़पेपर पढ़ा, आप लोग पब्लिक हो, आपको एक्चुअली इंटरेस्ट है ये खरीदने में, एक्चुअली इंटरेस्ट है. आप आते हो मेरी ऑक्शन सेल पे. बट बच्चों बताओ, जस्ट बिकॉज आप ऑक्शन सेल में आते हो मतलब मैंने आपको ये बेच दिया? नहीं. आप आओगे, बैठोगे, गप्पे अप्पे मारोगे, उसके बाद बोली लगाओगे. अभी किसी ने मुझे बोला, लेट्स से औरंगाबाद से बोली आई 5,000, इसका 5,000. मैंने बोला मुझे मजा नहीं आया, मुझे और चाहिए. रतलाम वालों ने बोला 10,000. उज्जैन वालों ने बोला 50. उज्जैन वाले 5 लाख बोलते हैं. 1 2 3 हैमर स्ट्राइक, प्लीज गिव मी 5 लाख, आई एम सेलिंग दिस टू यू. ओके, सो लेट्स से ऐसे करते करते भिवंडी वालों ने 1 लाख बोला. 1 लाख बोला और 1 लाख से मैं बहुत खुश हुई और 1 2 3 आई स्ट्राइक द हैमर. मैंने हैमर स्ट्राइक कर दिया. अब क्या हुआ? सबसे पहले मैंने आपको इनविटेशन दिया था न्यूज़पेपर में. आप आते हो ऑक्शन सेल में, बोली लगाते हो. जिसने 5,000 की बोली लगाई, इन अ वे वो मुझे ऑफर दे रहा है कि मुझे ये 5,000 में खरीदना है, लेकिन मैंने उनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया. फिर किसी ने 10,000 बोला, वो भी ऑफर मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बाद में 1 लाख का ऑफर मैंने एक्सेप्ट किया. मतलब क्या हो रहा है? सी द कॉन्सिक्वेंसेस, सी द लिंक हियर. सबसे पहले मैंने आपको इनविटेशन दिया, आपने मुझे ऑफर दिया, फिर मैंने वो ऑफर को एक्सेप्ट किया. सो इनविटेशन आता है, फिर ऑफर आता है, फिर एक्सेप्टेंस आता है और फिर वो अग्रीमेंट बनता है एंड सो ऑन. एक और, आई एम गोइंग टू टेक 2-3 एग्जाम्पल्स जब तक आपके दिमाग में ये क्लियर नहीं हो जाता, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. लेट्स से आपको एडमिशन लेना है कोई XYZ कॉलेज में. आप उस कॉलेज में गए, लेट्स से 10th के बाद या जो भी है, नॉर्मली हियर इट इज आफ्टर 10. आपने मार्कशीट वगैरह, आपको अच्छे मार्क्स आए, आप वो कॉलेज का प्रोस्पेक्टस लेके आए. अब जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोस्पेक्टस लेके आए मतलब आपको एडमिशन मिल गया बच्चों? ऐसा थोड़ी होता है. आप प्रोस्पेक्टस देखते हो, अच्छा लग रहा है कॉलेज, उसके पीछे एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो भरते हो और जो भी 1,000 या 500 रुपए जो फीस है वो दे देते हो. अब आपका नाम लिस्ट में आता है. अब क्या हुआ? प्रोस्पेक्टस जो है इट इज नथिंग बट इनविटेशन टू ऑफर. और ये इनविटेशन कौन किसको दे रहा है बच्चों? प्रोस्पेक्टस के थ्रू ये इनविटेशन कौन किसको दे रहा है? कॉलेज टू स्टूडेंट्स. परफेक्ट. स्टूडेंट जैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरता है मतलब वो ऑफर है स्टूडेंट से, और जैसे आपका नाम लिस्ट में आता है इट इज नथिंग बट एक्सेप्टेंस ऑफ दैट ऑफर. देन दूसरा एग्जांपल, शेयर्स. लेट्स से कोई भी पब्लिक कंपनी या लिस्टेड कंपनी का पब्लिक इशू आया. रिलायंस तो सबको पता है, रिलायंस का पब्लिक इशू आया मतलब वो लोग प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं. ये प्रोस्पेक्टस क्या है? अगेन इनविटेशन है. ये इनविटेशन कौन किसको दे रहा है बच्चों? प्लीज टेल मी. रिलायंस टू पब्लिक, कंपनी टू पब्लिक. परफेक्ट. फिर आप एप्लीकेशन करते हो, शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, फिर आपको शेयर्स अलॉट होते हैं मतलब